हेलो। बीए सेकेंड ईयर के मेरे विद्यार्थियों, आज नेशनल इनकम मीनिंग डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स की इस वॉल्यूम 4 क्लास में आपका स्वागत है। बहुत कुछ अब हम नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, उसकी परिभाषाएं किस किस ने की हैं, उसका अर्थ और कॉन्सेप्ट में भी हम जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, है ना, उनके उनके प्रकार के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जान चुके हैं। उसी दौरान हमने ये देखा कि सब्सिडी किसे कहते हैं, अगर 2 नंबर का डिफाइन करना आ जाए तो आप कैसे करेंगे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स कितने तरह के होते हैं नेशनल इनकम के, विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। हर एक का फॉर्मूला जो बच गए हैं उनका हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने ये देखा कि कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन जो भी कंसर्निंग चीज़ें हैं जीडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी की, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इसके फॉर्मूलाज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, डिफिकल्टीज फेस्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, हम ये कल कर चुके हैं। राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली प्रमुख 6 कठिनाइयों के बारे में चर्चा भी हम कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। जीएनपी को मापने के तरीके, मेथड्स या विधियां कौन कौन सी हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटे प्रश्न में कोई एक विधि के बारे में पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चन में तीनों विधियों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि सामने स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसे मापने की 3 प्रमुख विधियां अर्थशास्त्र में पाई जाती हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। उत्पाद विधि नंबर 1, आय विधि नंबर 2 और व्यय विधि नंबर 3। तो जीएनपी की गणना करने की इन 3 विधियों के हिसाब से जीएनपी जो है वो 3 प्रकार से अभिव्यक्त की जाती है। जब उसे उत्पाद विधि से निकालते हैं तो उसे जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब उसको आय विधि से निकालते हैं तब उसको बोलते हैं जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। और जब उसे व्यय विधि से निकालते हैं तब उसे जीएनई कहते हैं, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। तो सैद्धांतिक रूप से ये एक समानिका होती है, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, कि जीएनपी शुड बी इक्वल टू जीएनआई शुड बी इक्वल टू जीएनई। तो समानिकाओं को अभिव्यक्त करते समय ये जो आप बराबर के निशान देख रहे हो, जिसमें हम 2 आड़ी लाइनें दिखाते हैं बराबर के निशान में, समानिकाओं में ये लाइनें 3 हो जाती हैं। तो आपने जो नोटबुक और पेंसिल या पेन जो हाथ में ले रखा है उससे आप लिखिए जीएनपी इक्वल टू, अब इक्वल टू में आप 3 लाइनें डालिए बराबर के निशान में, 2 की बजाय 3, इक्वल टू जीएनआई इक्वल टू जीएनई, और बराबर की लाइन जो है वो बीच में 3 डलेगी 2 की बजाय। तो अब हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। उत्पाद विधि किसे कहते हैं, कैसे इसमें जीएनपी की गणना की जाती है। इस पद्धति में या इस मेथड में एक निश्चित वर्ष, माना 1 वर्ष के दौरान किसी निश्चित भूभाग में स्थित जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके द्वारा जितनी भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उन सब का बाजार मूल्य जोड़ा जाता है। समझ आई आपको? यदि हम इसे अप्रत्यक्ष करों को शामिल करते हुए, डेप्रिसिएशन को शामिल करते हुए जोड़ते हैं तो वह जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाती है। अन्यथा यदि हम इसमें से अप्रत्यक्ष कर को छोड़ दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो वह जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। यानी आप अपने पेन से अपनी नोटबुक में लिखिए, जैसा मैं बोल रही हूँ, एक फॉर्मूला बोल रही हूँ, जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडी, सॉरी फिर से लिखिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि बराबर के इस तरफ यदि हमें बड़ा मूल्य जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो बराबर के लेफ्ट साइड जो मूल्य हमें निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यह मूल्य हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर क्योंकि मार्केट प्राइस का भाग होता है, इसलिए इधर फैक्टर कॉस्ट की तरफ उसको जोड़ देंगे। और चूंकि सब्सिडी मार्केट प्राइस का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए इसको राइट साइड जी एन पेड फैक्टर कॉस्ट से घटा देंगे। हम एक क्लास और कर लेंगे इसकी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले वन बाय वन नंबर देके विस्तार से बता दूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। हालांकि फेस टू फेस क्लास की यह परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है यह क्लास, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकता है मैं बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आ रही होगी, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रही, आप दिखाई नहीं दे रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं माना, लेकिन अब जो भी है हमारे पास हम उसी से काम चलाएंगे। तो एक क्लास में इसकी और कर लूँगी, कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलाज की छोटी सी क्लास कर लेंगे, और मैं उसमें सारे फॉर्मूलाज की स्लाइड्स बना के आपको या तो पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगी, या इस तरीके से अपन क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसी में उत्पाद विधि में हम आगे चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। कृषि और उससे संबद्ध जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, और छोटा मोटा जो भी कृषि से जुड़ा व्यवसाय है, वो सब इसमें लेते हैं। खुदाई, जो कि खनन इत्यादि से संबंधित है। विनिर्माण, इन विनिर्माण जैसे जितने भी उद्योग हैं, निर्माण, कंस्ट्रक्शन जितना भी कार्य है वो, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, परिवहन, संचार और व्यापार, बैंकिंग और बीमा, वास्तविक संपदा और आवास, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं, या प्रॉपर्टी का व्यवसाय वगैरह कहते हैं, जिसमें हम आवास, भूमि, भवन इत्यादि खरीदते हैं, वो सारी सेवाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लेक्चरर है, ये सारी व्यावसायिक सेवाएं हैं। आपका अकाउंटेंट है, सीए है ना, ये सारी सेवाएं इसमें आ जाती है। और सार्वजनिक प्रशासन, पुलिस, न्याय, जितना भी प्रशासनिक लवाजमा है, उस सब की सेवाएं इसमें आ जाती हैं। और रक्षा और अन्य सेवाएं, डिफेंस की सारी सेवाएं और अन्य में सरकारी सेवाएं भी आ जाती है। दूसरे शब्दों में यह इन सब का ग्रॉस मूल्य का जोड़ होता है, सकल मूल्य का योग होता है। नेक्स्ट हम आते हैं आय विधि में। आय विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनकम मेथड से जब जीएनपी को ज्ञात किया जाता है तो उसे आय विधि कहते हैं। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। इसकी गणना करने के लिए पहले तो जो देश के अंदर भूभाग के भीतर जितने भी 3 क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनकी आयों का योग ले लेते हैं। और फिर चतुर्थ क्षेत्र जो विदेशी लेखा क्षेत्र है, उसमें से x माइनस एम करके, या जितना पैसा बाहर गया और जितना पैसा अंदर आया, उनका अंतर जो NIA कहलाता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है, उसको हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। यदि विदेशी खाते या विदेशी क्षेत्र का आने वाला और जाने वाला अमाउंट माइनस करने पर राशि यदि माइनस में आती है, तो वह जो घरेलू क्षेत्र की जो इनकम है उसमें से घटाई जाती है। यदि चतुर्थ क्षेत्र की राशि प्लस में आती है, तो वह घरेलू क्षेत्र की आयों में जोड़ दी जाती है। इस प्रकार आय विधि से आपके सामने थोड़ा समझने के लिए लिखा हुआ है, मजदूरी और वेतन, है ना, कर्मचारियों का मुआवजा आदि, प्लस किराया, प्लस ब्याज, प्लस लाभ, यानी 4 मुख्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और उन चारों में से जो मजदूरी है उसका वेजेस, जो कर्मचारी हैं जितने भी सरकारी हैं और अन्य साझेदारी में काम कर रहे हैं, उनको जो भी मुआवजा वेतन के रूप में दिया जाता है वो सब, प्लस किराया, किसका, भूमि का, भूमि को रेंट देते हैं। ब्याज किसका, पूंजी का, पूंजी को
उपयोग के बदले में ब्याज मिलता है, ये उसका मेहनताना है जो कि उसकी आय है। और लाभ किसको मिलता है? साहसी को, प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो साहसी की आय है। तो ये आय विधि से जीएनपी की गणना जब की जाती है तो वह क्या कहलाती है? जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। अब थर्ड विधि आती है व्यय विधि, जो बहुत ही प्रचलित विधि है। जनरली सभी लोग जो चर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान होता है, उनके लिए व्यय विधि बहुत ही पॉपुलर है। वो इसी के माध्यम से जीएनपी को जानते हैं। एक फॉर्मूला जो बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये जो है अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांटकर चारों क्षेत्रों के व्ययों को अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं। तो चार क्षेत्र क्रमशः होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा बिजनेस सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा शेष विश्व क्षेत्र यानी कि फॉरेन सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वहां से आता है सी, सी यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस सेक्टर है वहां से आता है आई, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां से आता है जी, जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो फॉरेन सेक्टर है वहां से आता है एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पर डिनोट होता है एक्सपोर्ट्स के लिए और एम यहाँ डिनोट हो रहा है इम्पोर्ट्स के लिए। तो निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य करके और फिर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि आपके सामने स्लाइड में दिया हुआ है: जी एन पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस तरीके से जीएनपी की गणना तीनों विधियों से जब की जाती है तो अंत में सैद्धांतिक रूप से ये तीनों बराबर होनी चाहिए। अब ये बराबर कैसे होती है, या ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बराबर होनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से हो सकता है ये बराबर ना हो, और वास्तव में ये व्यवहारिक रूप से बराबर होती भी नहीं है। तो जो अकाउंट्स का हिसाब लगाते हैं, नेशनल इनकम काउंटिंग करते हैं, ये उनके ध्यान देने वाली बात है कि वो क्या चीज़ घटा बढ़ाकर इस सैद्धांतिक आइडेंटिटी को इक्वल कर दें। तो हमारे जानने के लिए इतना ही बहुत है कि सैद्धांतिक रूप से ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब जो छोटा सा टॉपिक है, कई बार आ जाता है छोटे क्वेश्चन में, व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर, या रियल जीएनपी की गणना कीजिए। हिंदी में बोलें तो वास्तविक जीएनपी कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वास्तविक जीएनपी क्या होती है। अब तक जो भी जीएनपी निकालना हमने सीखा है फॉर्मूलाज की मदद से, कॉन्सेप्ट्स की मदद से, वो जो जीएनपी होती है वो मौद्रिक जीएनपी होती है, क्योंकि हम वहाँ वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य लेते हैं। और बाजार मूल्य क्या है? डे टू डे घटते बढ़ते रहते हैं। तो इस वजह से, और जनरली मूल्य कीमतों का एक स्वभाव होता है, नीचे की ओर ये कम आती हैं, ऊपर की ओर बढ़ना इनका स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से जब वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती हुई प्राइसेस हर साल जीएनपी की गणना के लिए शामिल की जाती है, तो उत्पादन चाहे बढ़े ना बढ़े, जीएनपी बढ़ी हुई आ जाती है। क्योंकि यदि जीएनपी आप अपने पेन से लिखिए, जीएनपी इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई प्लस क्यू जेड इंटू पी जेड डैश 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 क्यू एन इंटू पी एन। अब यहाँ क्यू 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 एक्स वाई जेड एन ये क्या है? ये तो वस्तुएं हैं। पी एक्स पी वाई पी जेड और पी एन क्या है? ये उनकी कीमतें हैं। अब इसमें से यदि Q स्थायी रहे, स्थिर रहे, लेकिन P बढ़ता रहे, तो इज इक्वल टू जीएनपी क्या हो जाएगी? हर साल बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सब खुश हो जाएंगे कि भाई ओहो जीएनपी बढ़ रही है। लेकिन क्या वास्तव में खुशी की बात है? क्योंकि साल दर साल जनसंख्या तो बढ़ रही है ना? उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ कीमतें बढ़ रही है। इट मीन्स मौद्रिक जीएनपी बढ़ी हुई आ सकती है, दिखाई देती है बढ़ी हुई, लेकिन वास्तव में लोगों के जीवन स्तर को वो ऊंचा नहीं करती है। क्योंकि वह किस वजह से हासिल हुई है? कीमतें बढ़ने की वजह से। पी एक्स पी वाई पी जेड पी एन बढ़ने की वजह से जो हमारा निष्कर्ष आया है जीएनपी का, वो बढ़ा हुआ आया है। इसलिए रियल जीएनपी निकाली जाती है, जिसमें एक बेस ईयर आधार वर्ष लेते हैं,
जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो स्टैट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर आदि। अभी हमारे जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम रियल जीएनपी निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या वास्तव में जीएनपी बढ़ी है अथवा केवल मौद्रिक रूप से बढ़ी है और वास्तव में लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं हुआ है। तो उसको नेशनल इनकम डिफ्लेटर इंडेक्स कहा जाता है। और जीएनपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला दिया हुआ आपके सामने वो है जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी। अब मान लीजिए 2011 की निकाल रहे हैं तो यहाँ 2011 आ जाएगा, यहाँ 2020 निकाल रहे हैं तो 2020 आ जाएगा। समय मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो भी वर्ष की आपको निकालनी हो वो वर्ष इसके आगे आ जाएगा। तो नॉमिनल जीएनपी माना 2020 की निकाल रहे हैं, या 20 तो अभी चल रहा है, पिछली कोई अवधि ले लेते हैं, 2019 ले लेते हैं। तो नॉमिनल जीएनपी 2019 अपॉन बट्टा रियल जीएनपी, ठीक है, इनटू 100। अब रियल जीएनपी निकालने के लिए फिर से हम प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर दिस ईयर बट्टा बेस ईयर गुणा 100 करके निकालते हैं। तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम विस्तार से बकायदा आंकड़े डालकर एक रियल जीएनपी निकालना सीखेंगे। और अभी जो है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद समझ गए होंगे कि किसी भी देश का वास्तविक जीवन स्तर निकालने के लिए केवल उसकी मौद्रिक जीएनपी निकालना पर्याप्त नहीं है, वरन उसकी वास्तविक जीएनपी निकालना बहुत ही आवश्यक है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड मेथड। अब आप सोचेंगे अभी हमने 3 विधियां पढ़ी राष्ट्रीय आय को मापने की, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये कहाँ से आ गई चौथी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अलग से कोई विधि नहीं है, यह प्रोडक्ट मेथड का ही एक तरीका है या दूसरा तरीका है जो कि प्रोडक्ट मेथड में ही आता है। क्योंकि जब हम बहुत सारी वस्तुओं के मूल्य QX इंटू पी एक्स, क्यू वाई इंटू पी वाई, है ना, क्यू जेड इंटू पी जेड, ये सब जब जब हम लेते हैं तो हमें यह तय करना पड़ता है कि ये जो एक्स वाई जेड और एन वस्तुएं हम ले रहे हैं ये अंतिम वस्तुएं ही होनी चाहिए। यदि हम ये ना कर पाए कि ये अंतिम वस्तुएं होनी चाहिए तो फिर वैल्यू एडेड मेथड काम आता है और वहाँ प्रोडक्ट मेथड के इस भिन्न तरीके का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे एक चूंकि ये पाश्चात्य देशों से जो इकोनॉमिक्स आता है वो हम पढ़ते हैं, और वहाँ की जो एक फाइनल गुड का एग्जाम्पल दिया जाता है वो है ब्रेड। ब्रेड यानी हमारी रोटी हो समझ लो, और उनके लिए ब्रेड हो गई। तो होता क्या है कि ब्रेड किससे बनती है, आटा या मैदे से। मान लीजिए हम मान लेते हैं आटे से बनती है। आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। तो गेहूं प्राइमरी गुड हो गई सबसे पहले, जो खेत से आई वस्तु। उसके बाद गेहूं वाला जो किसान है वो एक आटा फैक्ट्री को अपना गेहूं बेचेगा, तो वह प्रोडक्ट सेकंड स्टेज पे आ गया। मान लो 1000 रुपए का गेहूं प्राथमिक उसकी मूल्य है और उसने आटे वाले को बेच दिया 1500 में। ठीक है, 500 वो अपना प्रॉफिट भी कमाएगा, अन्य खर्चे भी उठाएगा। तो 1500 रुपये जब आटे वाले ने उसको आटा गेहूं को पीस के 1500 रुपये वाले गेहूं को आटा बना के जब प्रोसेस करके आटा बेचा किसको, ब्रेड वाले को, तो उसने उसको 2000 में बेचा। ठीक है, तो 2000 में जो ब्रेड वाले ने आटा खरीदा, ब्रेड बना के प्रोसेस करके उसको 4000 में फाइनल अंतिम उपभोक्ता को ब्रेड खाने के लिए बेच दी। तो अब देखा जाए तो ये जो 4000 रुपये है यही फाइनल जीएनपी होगी। तो या तो आप फाइनल गुड ले लो 4000, लेकिन यदि आपने ये तीनों चीजें भी शामिल कर ली उत्पाद विधि के अंतर्गत, तो आपकी जो जीएनपी है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। आपने पहले 1500 जोड़ लिए, फिर 2000 जोड़ लिए और फिर 4000 भी जोड़ लिए। होना क्या चाहिए, हर स्टेज पे जितना वैल्यू में एडिशन हुआ है केवल मात्र हमें वही जोड़ना है। तो प्राइमरी गुड थी 1000 की, तो 1000 प्लस उसमें 500 का इजाफा उसने करके उसको बेचा, तो 1000 प्लस 500
फिर उसने 500 का इजाफा करके बेचा तो वो हो गया 2000 का। जब उसने बेचा तो वो फिर 500 का एडिशन हो गया। और फिर आटे वाले ने सॉरी ब्रेड वाले को 2000 में बेचा था और ब्रेड वाले ने 4000 में, तो वहाँ भी इजाफा 2000 का हो गया। तो वैल्यू एडिशन में हर स्टेज पर जितना वैल्यू में एडिशन आता है प्राइस में, वह जोड़ लिया जाता है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल गुड की प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो इसे ही वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया है वही एक लिखने के तरीके के हिसाब से स्लाइड में लिखा हुआ है। वैसे मेरा मानना तो यही है कि आप अपना हमेशा पेन और कॉपी लेके रखें और साथ साथ उसको लिखते रहें। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया लगभग इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं, एग्जाम्पल बता के कि वैल्यू एडेड मेथड किसे कहते हैं। उसके बाद जब जीएनपी घरेलू स्तर पे ऐसे निकाल ली जाती है तो होगी जीडीपी, और बाहरी क्षेत्र के शुद्ध आय को भी इसमें जब जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है जीएनपी। तो इस तरीके से हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने खुली है उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।